अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं? केमिस्ट्री विद एमबी में वंस अगेन आप लोगों को खुशामदीद। आज जो है हम लोगों ने सोचा था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड किया हुआ था कि एफएससी पार्ट 2 को स्टार्ट कर ले, क्योंकि उनको पढ़ाई में बहुत जो है मुश्किलात पेश आ रही थी। तो उसी वजह से आज हम लोगों ने इरादा किया है कि सेकेंड ईयर को भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है हम सब लोगों को पता है कि वो क्या है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे तो हमें पता है, पीरियोडिक टेबल जब हम लोग पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ पीरियड्स आ जाते हैं, फैमिलीज़ आ जाते हैं और साथ साथ ब्लॉक्स भी आ जाते हैं जिनको एस पी डी एंड एफ ब्लॉक हम लोग कहते हैं। लेकिन वो बात की बात है, जब पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे तभी हमारे पास ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाना है कि एलिमेंट्स हमारे पास तो सब लोगों को पता है कि क्या है। एलिमेंट्स की हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन होगी तभी हमारे पास मुख्तलिफ पीरियोडिक टेबल्स आ जाएंगे जिनको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस चीज़ को, क्लासिफिकेशन को, कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग उर्दू में वैसे तो उर्फ आम में क्या कहते हैं, दर्जा बंदी। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को क्या करना, उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ दर्जों में क्या करना, डिवाइड करना, तकसीम करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन या दर्जा बंदी। लेकिन क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करते हैं, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। आप लोगों को सिंपल सा अगर मैं लोकल एग्जांपल दे दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो शॉपकीपर है या जनरल जो स्टोर वाला दुकान वो है, जनरल स्टोर वाला है, या आपने मेडिकल स्टोर वालों को देखा होगा, वो अपने मेडिसिन्स को, दवाइयों को क्या करते हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ रखते हैं। मेडिसिन्स वाले क्या करते हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में एक ख़ास तरतीब के साथ क्या करते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर रखते हैं, ताकि अगर कोई बंदा आ जाए, उनसे पूछ ले किसी भी मेडिसिन के बारे में, तो उनको पहले से पता हो कि कौन सा मेडिसिन किस कैटेगरी में है, किस अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में है, तो उसी हिसाब से वो जल्दी से निकाल कर उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। तो इसी तरह जो जनरल स्टोर वाले हैं वो भी अपने जो उनके सामान होते हैं, कुकिंग वाले सामान होते हैं, या बाकी जो ऑयल्स हैं, तेल वगैरह है, स्पाइसी वाली जो चीज़ें होते हैं, उन सारों को अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स को अलग उसमें रखते हैं, बाकी चीज़ों को अलग उसमें रखते हैं, ताकि उन जब कोई कस्टमर आ जाए तो वो उनको उसी टाइम जल्दी से क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सके, दे सके। तो क्लासिफिकेशन हम लोग इसी वजह से करते हैं, ताकि किसी चीज़ तक पहुंचने में हमें कम टाइम में क्या हो सके, हम लोग उस तक रसाई कर सकें, उस तक हम लोग पहुंच सकें। तो बिल्कुल सेम टू सेम जनरल स्टोर्स वालों की तरह एलिमेंट्स की भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि इनको समझना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। तो सबसे पहले एलिमेंट्स कम थे। ठीक, तो एलिमेंट्स का समझना क्या था, लोगों के लिए आसान था, साइंसदान जो गुजरे हैं उनके लिए आसान था। लेकिन जो एलिमेंट्स की जो तादाद है, अबेंडेंस है, वो क्या हो गई, बढ़ती गई। तो साइंसदानों के जहन में सवाल आ गया कि हम लोग क्या कर लेते हैं, इनके जहन में क्वेश्चन आ गया कि हम इनको क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी इनको हमारे लिए क्या है समझना, इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखना हमारे लिए क्या है, मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको ग्रुप बंदी, उनकी क्लासिफिकेशन करना शुरू कर लिया। लेकिन अगर हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं, पुराने उसकी तरफ जाए अगर हम लोग, तो सबसे पहले अगर आप लोग देख लें तो एक मशहूर मुसलमान साइंसदान गुजरा है जिसका नाम क्या था, अल राजी। ठीक है, सबसे पहले बहुत से बुक से ये कन्फर्म्ड है कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने की है, उसका नाम है अल राजी। उसने क्या किया था, इन एलिमेंट्स को, जो उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, 20-25 जितने भी थे, बहुत कम थे, उसको उन्होंने क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। लेकिन कैसे क्लासीफाई कर लिया, उसने इनको क्या कर लिया, ग्रुप्स में रखा। कौन से ग्रुप्स में, इसने क्या बनाया था, कितने ग्रुप्स बनाए थे, 4 ग्रुप्स। वो ग्रुप्स कौन कौन से थे, अभी हम लोग देखते हैं इनको। इसने 4 ग्रुप्स बनाए थे। इनमें पहला ग्रुप उसने नाम दिया किस चीज़ का, एनिमल ग्रुप। ठीक है, एनिमल्स का नाम दिया उसने। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि ये एलिमेंट्स मोस्टली कहाँ से हासिल होते हैं, एनिमल्स के अंदर, यानी कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो उसने उन एलिमेंट्स को किस कैटेगरी में रखा, एनिमल कैटेगरी में।
दूसरा कैटेगरी उन्होंने वेजिटेबल्स का रखा, जो एलिमेंट्स वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह उस तरह की चीज़ों में जो पाए जाते थे उनको किस में रखा, वेजिटेबल्स में। एक को उन्होंने रखा किस चीज़ में, मिनरल्स में। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, एनिमल्स में, वेजिटेबल्स में, मिनरल्स में, इस तरह 3 कैटेगरीज में उसने क्या कर लिया, उनको डिवाइड कर लिया ताकि उनको समझना क्या हो, हमारे लिए आसान हो। लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या है एनिमल्स में भी पाए जा सकते हैं, वेजिटेबल्स में भी, या वही एलिमेंट्स हैं जो मिनरल्स की सूरत में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की सूरत में भी, तो उन्होंने कहा कि इन 4 ग्रुपों की बजाय हम लोग इनको मजीद क्या कर लेते हैं, कुछ और ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अल-राज़ी के बाद और भी बहुत से साइंसदान आ गए, उन्होंने क्या कर लिया, इनको ग्रुप्स में रखा, लेकिन 2 ग्रुप्स में। ठीक है, कौन से 2 ग्रुप्स में रख लिया, अल-राज़ी ने तो इतना तक कर लिया था, लेकिन ग्रुप्स में बाकी जो साइंसदान आ गए थे उन्होंने इनको मजीद क्या कर लिया, 4 ग्रुप की बजाय उन्होंने 2 कैटेगरीज में रख लिया। 2 कैटेगरीज कौन से थे, उन्होंने इनको नाम दिया किस चीज़ का, मेटल्स का, और दूसरे को उन्होंने नाम दिया किस चीज़ का, नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं के एलिमेंट्स हैं, बहुत से वेजिटेबल्स के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम टाइप की होती है। लेट्स सपोज कि वो क्या होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी वापरेट होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और वो क्या होते हैं, सख्त होने की बजाय क्या है, नरम है। कुछ ऐसे हैं जो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के क्या है, गुड कंडक्टर्स है, और कुछ ऐसे हैं जो कंडक्टर्स नहीं है। तो उसी हिसाब से उन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या कर लिया, उनको 2 ग्रुप्स में रखा, किस में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। यानी कि वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल वगैरह से निकाल के 2 ग्रुप्स बनाए, मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन ये सिस्टम कुछ अरसे तक चला, लेकिन बाद में कुछ साइंसदानों ने नए एलिमेंट्स जब डिस्कवर किए, ठीक है, नए एलिमेंट डिस्कवर किए, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल्स के साथ भी मिलती है और नॉन मेटल्स के साथ भी मिलते हैं। अभी वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गए, तो अभी वो परेशान थे कि अभी इसको किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ किस में थे, मेटल्स में भी वो कर रहे थे, बिलोंग कर रहे थे, और नॉन मेटल्स से भी सिमिलर उनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। तो उनके लिए मुश्किलात यहाँ पे पेश आ गए। तो अभी वो हैरान थे कि नाउ व्हाट टू डू। ठीक है, अभी वो उनके जहन में क्वेश्चन आ गया कि अभी क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो है एक साइंसदान आ गया, यहाँ से असल जो क्लासिफिकेशन का जो टाइम पीरियड है वो यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद एक नया साइंसदान आ गया, इसको मैं मिटा के इसका नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक नया साइंसदान आ गया जिसने मेटल्स और नॉन मेटल्स की बजाय क्या कर लिया, उनको एक नए ग्रुप में डिवाइड कर लिया। पहले लिख लेते हैं साइंसदान कौन था। उस साइंसदान का नाम था जॉन वोल्फ गैंग डोब्रिनर। ये नाम थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इन शॉर्ट हम लोग इसको डोब्रिनर भी कहते हैं। ठीक है, उस साइंसदान था डोब्रिनर। इसने अप्रोक्सीमेटली 1817 में क्या किया था, ये क्लासिफिकेशन की थी। ये क्लासिफिकेशन उसने किस बुनियाद पर कर ली, अभी देखते हैं। इसने क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर कर ली, नाम इसका क्या था, जॉन वोल्फगैंग डोब्रिनर। इसको शॉर्ट फॉर्म में JWG डोब्रिनर भी कहते हैं। अच्छा, इसने क्या कर लिया, इन्हीं एलिमेंट्स को इसने क्या कर लिया, क्लासिफाई किस तरह कर लिया, ए डिवाइडेड द, डिवाइडेड की बजाय आप इसको अरेंज कर ले अगर सही रहेगा, ई अरेंज्ड द एलिमेंट्स, ठीक है, इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में इसने क्या कर लिया, उनको डिवाइड कर लिया, लेकिन उन ग्रुप्स का क्या था बेसिक, अगर उसका हम लोग वो देख ले फंक्शन क्या था, उसने उन ग्रुप्स को नाम दिया, ई नेम्ड दैट ग्रुप्स एज ट्राइएड्स। ठीक है, इसने क्या कर लिया, इन ग्रुप्स को नाम दिया किस चीज़ का, ट्राइएड्स का। ठीक है, ट्राइएड्स का क्यों नाम दिया, ट्राइएड्स की तरफ अगर गौर कर ले, ट्राइएड्स में क्या है, ये ट्राई का जो वर्ड आ रहा है, ट्राई का मतलब क्या है, 3। ठीक है, इसने ट्राइएड्स का नाम क्यों रखा,
क्योंकि उसने जो जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम थे तकरीबन उस टाइम उसके टाइम पर कितने टोटल 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। 30 एलिमेंट्स उसके टाइम पर तकरीबन डिस्कवर हुए थे। उसने क्या कर लिया, उनमें से एलिमेंट्स को ट्राइएड्स यानी कि एक ग्रुप में रखा जिसमें हर ग्रुप में कितने कितने एलिमेंट्स थे, 3। तो इसी वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइएड्स, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 3 और ये ग्रुप्स उसने किस बुनियाद पर बनाए, उसने इस बुनियाद पर बनाए कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वगैरह को देखकर उसने क्या कर लिया, उनको इन कैटेगरीज में रखा और इनको नाम दिया किस चीज़ का, ट्राइएड्स का। मोस्टली हम लोग जो पेरिटेबल में देखते हैं इनके 3 ट्राइएड्स ज़्यादा जाने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ट्राइएड में किन किन एलिमेंट्स को उसने रखा था? इसमें एक था लिथियम, एक था सोडियम, एक था पोटाशियम। ये इसका फर्स्ट ट्राइएड था। लेट्स सपोज ये क्या है, इसका एक ट्राइएड था जिसमें लिथियम था, सोडियम एंड पोटाशियम। सेकेंड ट्राइएड में इसने क्या रखा था, ये इसका सेकेंड ट्राइएड है। इसमें इसने रखा था किन किन चीज़ों को, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इन तीनों को ये देखो, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो इसी वजह से नाम उसने क्या दिया था, ट्राइएड्स का। थर्ड उसने जो ट्राइएड बनाया था वो कौन सा था, वो था कौन सा फैमिली, क्लोरीन वाला, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन तीनों को क्या कर लिया, एक ग्रुप में रख लिया, ठीक है। इसने क्या कर लिया, 30 में से तकरीबन इन्होंने 9 को क्या कर लिया, मुख्तलिफ ट्राइएड्स में रखा। क्यों रखा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, उसके अकॉर्डिंग क्या थी, सेम थी, सिमिलर थी, तो उसी वजह से उसने क्या कर लिया, इनको मुख्तलिफ ट्राइएड्स में रखा। अच्छा, उसने तो ये कहा था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, इसको लाजमी हम लोगों ने डिस्कस करना है। उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ, इसको मैं मिटा देता हूँ, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, कभी कभी एमसीक्यूज में, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ ट्राइएड्स। तो लॉ ऑफ ट्राइएड्स या लॉ ऑफ डोब्राइनर्स ट्राइएड्स भी हम इसको कहते हैं। व्हाट इज़ दिस, क्या कहते हैं, ये क्या कहता है, ये कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी अगर एटॉमिक मास वगैरह को लिख लें तो हमारे लिए ये मज़ीद क्या होगा, आसान होगा। लिथियम का जो एटॉमिक मास है हमारे पास क्या है, 723, इसका क्या है 39, इसका कितना है 40, और ये कितना है आपके पास 88, और ये आपके पास है 137। क्लोरीन का कितना है हमारे पास 35.5 है, ब्रोमीन का कितना है 80 पॉइंट समथिंग है, और आयोडीन का आपके पास क्या है 127। अच्छा, इसने क्या कहा, उसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स बना, यानी कि एक कानून बना दिया, ठीक है। क्या कहता है ये कानून, ये कहता है कि आपके पास अगर एक ट्राइएड में अगर एलिमेंट्स की बात कर ले तो एक ट्राइएड में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर हम लोग क्या कर ले, फर्स्ट ये वाला और जो थर्ड है, इन दोनों का हम लोग क्या निकाल लें, एवरेज निकाल दें, ठीक है। इन दोनों का अगर हम लोग क्या निकाल दें, एवरेज निकाल दें, तो उनका जो एवरेज है वो अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल होगा किस चीज़ के, मिडल वन के। जो मिडल आपका एलिमेंट है उसके क्या होगा, ये बराबर होगा। किस तरह, सपोज आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, जो थर्ड आपके पास ट्राइएड है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, क्लोरीन है, उसका मास कितना है 35.5 है, उसमें प्लस कर दो। जो थर्ड आपके पास एलिमेंट है वो कौन सा है, आयोडीन, मास कितना है 127, आपने लिख लिया 127, ठीक है। और डिवाइड भी क्या करना है 2, क्योंकि एवरेज निकालना है हम लोगों ने। अभी इन दोनों को प्लस करो, 127 एंड 35.5 को, तो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे इनको प्लस कर लेता हूँ। आपके पास क्या है 127 एंड 35 है, 127 और 35.5, ठीक है। इसमें 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। अच्छा, प्लस कर दे तो 5 का 5 आएगा, 7 और 5 कितने बनेंगे 12, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, 12 हो गया ये, और 3 और 2 5, ये हो गया 6, 1 इधर आ गया, यानी कि 162.5 आ गया। अच्छा, तो अगर हम लोग क्या कर लें, इनको प्लस कर ले, कितना आ रहा है ये 0.5/2 आ गया। अभी अगर हम इनको डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर देखते हैं किसके इक्वल होगा। अब देख सकते हैं, ये वाला मैं मिटा देता हूँ,
अभी अगर हम इनको काटना चाहें, 2 से काट ले, डिवाइड कर लें, 2 8 आर 16, ठीक है, 2 1 आर 1.25, इसको अगर हम लोग स्किप कर दे, छोड़ दे, कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। 81 को अगर कंपेयर कर लो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के साथ, 80 आ रहा है वो, ठीक है। उसका मतलब 81 और 80 क्या है, नियरली एक दूसरे से इक्वल है। तो ये लॉ ऑफ ट्राइएड्स यही कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइएड के अंदर जितने भी 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें फर्स्ट और थर्ड का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे, वो नियरली इक्वल होगा मिडल वन के। दैट इज कॉल्ड एज सिंपली लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अगर उसी तरह हम लोग फर्स्ट वाले का देख लें या सेकंड वाले का देख लें, वो भी इसी तरह आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का सपोज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला लिख लेते हैं हम लोग, 40 वाले का। पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, इसका वजन कितना है, 40 ग्राम है, प्लस लास्ट वन आपके पास कितना है, थर्ड वन 137, आपने लिख लिया 137, ठीक है। डिवाइड आपने कर लिया किस चीज़ से, 2 से, वापस वही मेथड है, 137 में 100 आपने कितना, सॉरी 40 डालना है, तो ये कितने के इक्वल होगा, 707 होगा, 403 7 177, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 177 डिवाइड बाई 2। अभी डिवाइड कर लो वापस, 2 का टेबल 70 तक पढ़ लो, 2 8 आर 16, 1 कैरी इधर आ गया, 17 हो गया, वापस 2 8 आर 16.5, ठीक है। 88 पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, अभी 88.5 को अगर आप वापस कंपेयर कर लो किसके साथ, इसके साथ, तो देखो क्या है, बिल्कुल इसके करीब करीब है, सिर्फ 0.5 का फ़र्क है। तो लॉ ऑफ ट्राइएड्स यही है हमारे पास। लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या कहता है, यही कहता है कि एक ट्राइएड के अंदर आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, उन दोनों का एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे, वो हमेशा मिडल वन के थोड़ा बहुत क्या होगा, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि एग्जैक्टली क्या होगा, उसके करीब होगा। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अच्छा, तो ये था हमारे पास क्या, डोब्रेनर्स का जो क्लासिफिकेशन मेथड था एलिमेंट्स का। लेकिन याद रखें उसके टाइम पर कितने, तकरीबन 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, लेकिन वो बाकी 30 को क्या कर लिया उसने, क्लासिफाई तो नहीं कर सका, लेकिन कम अज़ कम उसने क्या कर लिया, 9 को इस तरह क्लासिफाई कर लिया। और यही उसका एक क्या है, डीमेरिट भी है, ठीक है। ये इसका क्या एक फेलियर है कि बाकी एलिमेंट्स को उसने वो नहीं किया, क्लासिफाई नहीं कर सका, ये इसका क्या है, फेलियर। खैर यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं कि इसका फेलियर क्या था, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसकी तरफ आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। फ़ायदा इसका यही हो गया कि उसने क्या कर लिया, कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया मुख्तलिफ ग्रुप में, ताकि उनका समझना क्या हो हमारे लिए आसान हो। इसके डीमेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स, या जिसको हम लोग कह सकते हैं फेलियर्स। फेलियर्स के क्या थे, फेलियर्स का पहला तो यही था, ई कुड नॉट arranged the rest elements। बाकी उसके पास जो एलिमेंट्स थे, सिर्फ 9 को उसने क्या कर लिया था, क्लासिफाई कर लिया। बाकी जो बचते हैं कितने, 21 तो बच रहे हैं, उसने उनको क्या कर लिया, क्लासिफाई नहीं कर सका, ठीक है, इन ट्राइएड्स में। तो ये एक इसका क्या है, डीमेरिट है, फेलियर है। दूसरा इसका क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो एक ही फैमिली में, वैसे अगर आज के हिसाब से देखा जाए ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज भी लॉ ऑफ ट्राइएड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। पहले लिख लेते हैं, फिर समझा देता हूँ किस तरह। सम एलिमेंट्स ऑफ ट्राइएड्स could not satisfy the law of octaves, sorry law of octaves नहीं है, law of triads। लॉ ऑफ ट्राइएड्स को कुछ एलिमेंट्स जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। किस तरह, अभी देखते हैं। सपोज एक फैमिली में उसने किसको रखा, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो एक ट्राइएड में, अगर इसको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को अगर एक ट्राइएड में रखा, यहाँ पे हमारे पास क्या है 35.5, और ब्रोमीन का कितना है हमारे पास 80 था हमारे पास। अच्छा,
अभी क्या है, लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या कहता था कि आपके पास जो फर्स्ट वन एलिमेंट है और सेकंड वन एलिमेंट है, अगर इन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल होगा, मिडल वन के। तो अभी देखते हैं ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, 19 आ रहा है इसका। दूसरा आपके पास कितना है, 80, लिख लिया आपने 80 डिवाइड बाई 2, पहले प्लस कर दो दोनों को, क्या आएगा आपके पास 80 और 19 को 9 और 0 9 आएगा, 8 और 1 क्या आ गया 9 डिवाइड बाई 2। अभी क्या आएगा आंसर आपके पास, 2 4 8, ठीक, और बच गया कितना, एक उस तरफ ले जाओ, ये हो गया 19, 2 का टेबल पढ़ लो किस तक, 19 तक, 19 तक, तो क्या आएगा 2 9 18, आपके पास आंसर आ रहा है 49, और मिडल वन आपके पास कितना है 35.5। इसका मतलब इन दोनों के जो मासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसी वजह से लॉ ऑफ ट्राइएड्स कुछ एलिमेंट्स के लिए जो एक ट्राइएड्स में अगर बिलोंग करते हैं उनके लिए भी सही तरीके से सेटिस्फाई सूटेबल नहीं था, तो उसी वजह से बीजे डोब्रेनर्स का जो क्लासिफिकेशन मेथड था वो आखिरकार फेल हो गया, नाकाम हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये फेल हो गया, उसके बाद एक नया क्लासिफिकेशन का मेथड आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ठीक है, उसी को हम लोग अभी देख लेते हैं। आज इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल से जो हमारे पास है डिमिट्री मेंडलीव मेथड है क्लासिफिकेशन का, कल हम उसी को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए डोब्रेनर्स और न्यूलैंड वाला मेथड हमारे लिए काफ़ी है। अच्छा, सेकंड वन हमारे पास क्या था, सेकंड जो क्लासिफिकेशन मेथड था किसने वो किया, उसका नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड। जॉन न्यूलैंड उस बंदे का नाम था, और उसने 1864 में अपना ये वाला क्लासिफिकेशन मेथड प्रपोज किया था। कब, 1864। अच्छा, 1864 में जॉन न्यूलैंड ने क्या कर लिया, अपने क्लासिफिकेशन का मेथड वो कर लिया। उसने असल में क्या कर लिया, जो हमारे पास जो म्यूज़िक है, जो धुन है, ठीक है, उसमें असल में क्या होता है, जो सुर है वो 7 सुर होते हैं, ठीक है, 7 के बाद जो 8वां है वापस वही पहला वाला सुर होता है, ठीक है, जैसे सारे गामा वगैरह के हम लोग बात कर ले, सारे गामा दानी पा जो भी है, उसके बाद वापस क्या आता है, सा आता है पहला वाला, ठीक है, वो रिपीट कर ले। तो वो म्यूजिशियन था, तो उसी म्यूजिशियन के जरिए जब उसने ऑब्जर्व कर लिया कि एलिमेंट्स को भी अगर मैं देख लूँ इस हिसाब से, तो इसने क्या कर लिया, एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया, एक लाइन में देख लिया कि कौन कौन से जो एटम्स हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। तो इसने देख लिया कि जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है वो हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज़ मोस्टली पहले वाले एलिमेंट की तरह होती है, यानी कि हर 7 के बाद 8वां जो एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वालों की जैसे होती हैं। तो उसी वजह से उसने क्या कर लिया, जो एलिमेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई कर लिया। किस तरह अभी देखते हैं। सपोज उसके पास क्या, उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, पहला जो हाइड्रोजन है हमारे पास सबसे लाइटेस्ट है, उसका एटॉमिक नंबर मास क्या है हमारे पास 1 है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम वगैरह उस टाइम डिस्कवर नहीं हो चुके थे, नियोम वगैरह, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कौन सा है, लिथियम है, फिर सोडियम है, लिथियम सोडियम, उसके बाद क्या है, खैर इसके नीचे हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन। उसके साथ क्या है, यहाँ पे उसने किसको रखा था, फ्लोरीन को, यहाँ पे फ्लोरीन को, लिथियम के साथ, सॉरी यहाँ पे सोडियम नहीं आएगा, यहाँ पे इसने किसको रखा था, सोडियम को, और यहाँ पे इसने किसको रखा था, पोटाशियम को। और उसी तरह यहाँ पे उसके पास क्या था, बेरिलियम, यहाँ पे क्या था, बोरोन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और फ्लोरीन फिर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अभी देखिए ये एटॉमिक मास का फॉर एग्जाम्पल कितना है, 1 था, फिर जिसका क्या है 3 है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये अगर इसको हम लोग नंबर के हिसाब से शो कर लीजिए, पहला एलिमेंट था, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां है। अभी देखो 7वें के बाद कौन आ गया, 8वां आपके पास आ गया, फ्लोरीन। तो इस 7वें के बाद 8वां किस कैटेगरी में आ रहा है, हाइड्रोजन की कैटेगरी में। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है किससे, हाइड्रोजन से, हर 7वें के बाद 8वां, ठीक है। उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, देखो 8 के बाद ये हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, वापस कितने एलिमेंट के बाद 1 2 3 4, सॉरी ये भी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट के बाद वापस कौन आ रहा है? 8वां एलिमेंट क्लोरीन आ रहा है। इसका मतलब हर 7 के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? रिपीट करता है, और इसी वजह से वो उसी ग्रुप से क्या करता है? ताल्लुक रखता है। तो उसी को क्या इसी बुनियाद पर न्यूलैंड ने क्या कर लिया? एलिमेंट्स को मोस्टली क्या कर लिया? क्लासिफाई कर लिया। लेकिन उसके टाइम पर तकरीबन क्या थे? 56 एलिमेंट्स क्या हुए थे? डिस्कवर हुए थे उसके टाइम तक। अगर हम लोग इनकी मास की बात कर लीजिए कि क्लोरीन हमारे पास कितना है? 17 प्यारा, इसका मास कितना है? 19। ठीक है, पोटाशियम आपके पास कितना? सॉरी, एटॉमिक नंबर इसका 19 है। तो एटॉमिक नंबर 19 के बाद आपके पास क्या आता है? कैल्शियम, यहाँ पे 20 इस तक कर लिया था। लेकिन कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम के बाद अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लें, उसके हिसाब से कैल्शियम के बाद वैसे क्या आता है? सेकेंडियम। ठीक है, तो सेकेंडियम वगैरह हो सकता है उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। उसने यहाँ पे क्या रखा था? किस चीज़ को? क्रोमियम को। लेकिन अगर देखा जाए बोरोन, एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स है। क्रोमियम आपके पास क्या है? मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो तो कम्प्लीटली उनसे क्या है? डिफरेंट है। तो इसका एक फेलर यही है कि उसने 20 तक जो एलिमेंट्स थे उनको तो सही तरीके से क्लासिफाई कर लिया था। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि उसने जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, जो हल्के क्या है एलिमेंट्स हैं, उनको सही तरीके से क्लासिफाई कर लिया। लेकिन उसके बाद जो एवियर एलिमेंट्स की बात आती है उनको वो सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सका। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम आपके पास क्या है? डी ब्लॉक में ताल्लुक रखता है, वो एवी है एज कम्पेयर टू बाकियों के, तो बाकियों को वो क्लासिफाई नहीं कर सका। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट्स थे? 56। लेकिन कितनों को तकरीबन सही तरीके से क्लासिफाई कर लिया? 20 को। बाकी जो रेस्ट जो हमारे पास रह जाते हैं उनको वो सही तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सका। और ये सबसे बड़ा फेलियर है किसका? न्यूलैंड का। और न्यूलैंड के साथ यहाँ पे न्यूलैंड, जैसे हम लोगों ने डुब्रीनर में पढ़ा था, डुब्रीनर ने क्या ला, वो क्या था? प्रोपोज किया था डुब्रीनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड्स। और उसी तरह इसका भी एक लॉ है, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओक्टा असल में क्या है? हमारे पास ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ओक्टा हमारे पास क्या है? ग्रीक वर्ड है, जो किसके इक्वल है? 8 के। ठीक है, अभी बता दिया हम लोगों ने ना। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेट्स दैट every eighth element repeats its properties as compared to the first element। ठीक है, जो आपके पास क्या है? 7 एलिमेंट के बाद हर 8वां एलिमेंट जब आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहले वाले एलिमेंट की तरह होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो सेम होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया, और फेलियर भी हो गया तकरीबन। फेलियर आप लोग अभी खुद लिख सकते हैं कि फेलियर इसका क्या था कि उसने जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स थे उनको तो वो कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन जो एवियर एलिमेंट्स हैं वो उनको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन एक और इसका फेलियर है, एक और फेलियर उसका क्या है? जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है, इनको वो क्या कर लिया उसने? फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसने यहाँ पे बीच में किसको रखा था? कोबाल्ट और निकल को भी रखा था। ठीक है, कोबाल्ट और निकल को भी इसी फैमिली में, इसी ग्रुप में उसने रखा था, जिस ग्रुप में किसको रखा था उसने? क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन वगैरह को। ठीक है, अगर देखा जाए तो कोबाल्ट और निकल कम्प्लीटली क्या है? डिफरेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती है, लेकिन ये तो क्या है? कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसको इसने यहाँ पे कैसे रखा? ये भी इसका क्या है? बहुत बड़ा फेलर है। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद वाला जो मेथड है, डिमिट्री मेंडलीव वाला क्लासिफिकेशन मेथड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे पास, उसमें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मोज़लेस पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ। चैप्टर का जो नाम है हमारा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसकी तरफ आ जाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट उनकी तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का कोशिश कर ले जवाब दे दें। जिसको आता है वो डायरेक्ट दे सकता है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? हु इज़
known as father of periodic table? कौन है जो पैरियोडिक टेबल के बानी के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने जवाब देना है। जिस भी बंदे को आता है वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बेशक लिख सकता है, और अगर नहीं भी आ जाए तो कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद आप लोगों को लेक्चर पसंद आ गया होगा। उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।